हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में आगे। और आज हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे मेनली जो पार्लियामेंट की वर्किंग लैंग्वेज है उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल की राइट्स क्या क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे मेजॉरिटी के बारे में। मेजॉरिटी कौन कौन सी होती है, किस तरह की मेजॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में जानेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, भारतीय संविधान ने हिंदी और इंग्लिश को संसद में कामकाज की भाषा को बनाया हुआ है। ठीक है, घोषित किया हुआ है। लेकिन अगर किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में हाउस को संबोधित करना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसे अनुमति दे सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? लोकसभा के लिए अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, राज्यसभा के लिए अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसको अगर आपको नहीं पता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या चीज है, कौन कौन होते हैं, तो वो आप एक बार जाकर के लेक्चर देख लो। ठीक। तो देखो, संसद में जो भाषाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। देखो, तो पहला यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट, जो मैंने समझा दिया है। ठीक है। इफ इन लैंग्वेज मेंशन्ड इन ए शेड्यूल, मतलब अगर जैसे कोई मेंबर अगर किसी ऐसे लैंग्वेज में हाउस को संबोधित करता है जो एट्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है, एट स्केड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन होती हैं, मैंने ये भी समझाया हुआ है आपको। एट स्केड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन होती हैं, कौन कौन से लैंग्वेज में अमेंडमेंट कब हुआ और कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। ये सब सारी चीजें सब मैंने बताई थी कि आपको ये आपका टू डू है, ये आपको करना है। होप आपने किया होगा पुराने लेक्चर्स जो देख करके देखते हुए चले आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है तो मैं अभी बता तो दे रहा हूँ कि इस शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस कब ऐड हुई हैं। ठीक है। तो वो तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक काम आपको खुद भी करना होगा क्लासिकल लैंग्वेजेस से रिलेटेड, कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक, वो कब ऐड हुई हैं, किस किस ईयर में कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई है। ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज अभी न्यूज में था रिसेंटली, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और जरूरी नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज न्यूज में था तो सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज से ही रिलेटेड आएगा। हो सकता है आपके, क्योंकि वो लैंग्वेजेस ही न्यूज में था, तो आपके ये स्केड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस पूछ सकता है। ठीक, जिसमें से एक बार सवाल पूछ चुका है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि इसमें दोबारा पूछ सकते हैं क्योंकि स्केड्यूल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं भी, तो स्केड्यूल से ज्यादा पूछने के चांसेस भी हैं। ठीक है, और कौन कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है ये पूछ सकता है। फिर कौन कौन से लैंग्वेज कब किस अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज भी, आप लैंग्वेजेस भी पढ़ लो। एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से लैंग्वेज किस किस अमेंडमेंट पे ऐड हुए हैं, किस किस ईयर के अमेंडमेंट पे ऐड हुए हैं, ये भी पूछ सकता है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग करके पूछ दे आपको। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज में पूछ दे। तो इसलिए ये जरूरी टॉपिक है, इसको पढ़ लो। ठीक है, मैं अभी एक बार बता देता हूँ कि एट शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेजेस होती हैं। और जो इनिशियली जो लैंग्वेजेस थी वो थी असमीज, कन्नड़ा, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कश्मीरी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती। ठीक है, हिंदी, फिर मलयालम, उड़िया और तमिल। ये लैंग्वेजेस जो थी ये ओरिजिनली थी। उसके बाद जो लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, सबसे पहले 1967 में अमेंडमेंट करके सिंधी ऐड हुई है। उसके बाद फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली। ठीक, उसके बाद में फिर 2004 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें चार लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, जो थी डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। और ये लैंग्वेजेस आपको याद रहनी चाहिए, ये नहीं है कि मतलब आप अगर ऐसे करके अगर नहीं कर पा रहे हो तो आठ लैंग्वेजेस याद कर लो, मतलब आठ नहीं, सात ही लैंग्वेजेस। देखो, 1992 में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई वो याद कर लो। और 2004 में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई वो याद कर लो। इतने लैंग्वेजेस आप याद किए रहोगे। और बाकी जो लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली में, सॉरी, मणिपुरी भी एक ऐड हुई थी 1992 में, तीन लैंग्वेजेस। तो ये बाकी जो लैंग्वेजेस थी पहले, वो आप एक बार तीन चार बार देखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस आपको बाय हार्ट रहे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया। हाँ, एक और चीज मैं बता रहा था कि अगर कोई सदस्य किसी ऐसी भाषा में भाषण देता है जिसका तुरंत ट्रांसलेशन करने की सुविधा नहीं होती है हाउस के पास, तो हाउस कहता है कि आप अपनी भाषा को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक कॉपी हमें दो। फिर वो ट्रांसलेट करके कॉपी हाउस को देता है, फिर हाउस उसको बाकी सदस्यों में दे देती है कि भाई ये सदस्य, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात करना चाह रहा था। ठीक है, तो पहले ये तय था कि संविधान के शुरू होने के 15 साल बाद 1965 तक इंग्लिश का उपयोग बंद हो जाएगा। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बोला था कि अभी क्योंकि उस समय इंग्लिश में ही सारे कामकाज होते थे,
तो उस समय जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा, संविधान अडॉप्ट होगा, यानी 26 नवंबर 1949 से लेकर के 15 साल बाद तक, यानी 1965 तक, ठीक, 26 नवंबर 1949 यानी, और जब इनेक्ट हुआ, जब एनफोर्स हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, तब से लेकर के 1965 तक, यानी 15 साल तक तब तक इंग्लिश चलेगा, लेकिन 1965 के बाद इसका उपयोग बंद हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट हुई आई 1963 में, उसके माध्यम से इंग्लिश को हिंदी के साथ साथ चलाने की अनुमति दे दी गई कि नहीं, दो लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी मीडियम बेल्ट तो वो समझ जाएगा, लेकिन इंग्लिश जो कुछ इंडियंस इन द साउथ हैं, तो उनको हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश को भी चलने दिया गया। ठीक है, तो ये था लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं कि अटॉर्नी जनरल की क्या क्या राइट्स होती हैं। अभी जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं, वो नाम आप याद रख लो, स्टेट पीसेस वगैरह पूछ सकता है। आर वेंकट रमानी, वेंकट रमानी, ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो इनके जो कुछ राइट्स हैं और कुछ इन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ये एक एमपी के अलावा हर मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सेशन में, दोनों हाउस के ज्वाइंट सिटिंग में, या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें वो मेंबर हो उसके प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं होता उसको। वो उसमें बस बैठ सकता है, सुन सकता है, हिस्सा भी ले सकता है, अपनी बातें बता सकता है, अपने नॉलेज को शेयर कर सकता है, अपनी एक्सपीरियंस बता सकता है किसी चीज पॉलिसी मैटर से रिलेटेड। लेकिन अगर उस पॉलिसी मैटर पे वोटिंग चल रही है तो उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो ठीक, इसके रिगार्डिंग मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा कि देखो, मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो उस हाउस का मेंबर हो या ना हो। ये चीज तो इसके लिए भी लागू होती है, इनके लिए भी, अटॉर्नी जनरल के लिए भी लागू होती है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और वाइस वर्सा है। ठीक है, लेकिन अगर मिनिस्टर दोनों हाउस का मेंबर नहीं है, तब भी वो दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि एक व्यक्ति बिना किसी हाउस का मेंबर बने 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है। और ये प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया, ये मतलब बाद में ऐड हुआ है, तो मतलब ओरिजिनली नहीं था। तो एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग, तो उसमें लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये। ठीक है, ये बाद में प्रोविजन ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो उस इसलिए वो स्टेटमेंट वो गलत हो जा रहा था उस समय। वो क्वेश्चन आपको कराया गया हुआ है उसमें, आपके जो पीवाईक्यू की सीरीज चलती है। ठीक है, तो उसमें जाके देखोगे, जब मैम समझा रही होंगी तो उन्होंने बताया होगा। फिर उसके बाद जो है, वो किसी भी हाउस वो उसके बाद उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर, लेकिन ये चीज है कि अगर एक बार वो मिनिस्टर बिना हाउस के मेंबर बने 6 महीने तक ही मैक्सिमम मिनिस्टर रह सकता है। ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर उसको किसी हाउस का मेंबर नहीं बनाया गया, तो उस वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है, उसकी मतलब एज अ मिनिस्टर वो टर्मिनेट हो जाता है कि भाई उसकी सर्विसेज नहीं है एज अ मिनिस्टर अब, क्योंकि वो हाउस के मेंबर बनने में फेल हो गया वो। ठीक, इसके बाद आता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको बता दूं उसको, क्योंकि आपको जानकारी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी। तो लेम डक सेशन जो होता है, वो उस सेशन को कहा जाता है जो पिछली लोकसभा, यानी जो लास्ट लोकसभा जो हेल्ड हुई है। ठीक है, जब नई लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके होते हैं और नए एमपीज इलेक्ट हो जाते हैं, और जो एमपीज दोबारा इलेक्ट नहीं हो पाते, उन्हें लेम डक्स कहा जाता है। जैसे लोकसभा में कुछ एमपीज हार जाते हैं। ठीक है, जैसे 2019 से लेकर 24 तक की जो लोकसभा थी, उसमें कुछ एमपीज जीते, कुछ एमपीज अपनी सीट हार गए। ठीक है, और फिर जो एमपीज अपनी सीट हार गए 2024 में, उनको लेम डक एमपीज कहते हैं। ठीक है, और ये 1957 और 1962 के लोकसभा के टाइम, नई लोकसभा के 3 सेशंस होने के अलावा एक सेशन पुरानी लोकसभा का भी चला, जो इलेक्शन आने और जो इलेक्शन रिजल्ट्स आने और नई लोकसभा के ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट होने के बीच में हुआ था। ठीक है, इन सेशन को लेमडक सेशन कहा गया। ठीक, तो लेमडक सेशन का मेन पर्पस क्या है, ये रखा क्यों गया है? जब इसका कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि उनको नीचा दिखाना है, कुछ ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेमडक सेशन का मेन पर्पस था कि वोट ऑन अकाउंट को पास कराना, ताकि पुरानी सरकार नई लोकसभा के फॉर्म होने तक
गवर्नमेंट का काम काज उनका जारी रख सके। ठीक है, लेकिन 1967 में क्या हुआ कि थर्ड लोकसभा के का कोई लेम डक सेशन नहीं हुआ, क्योंकि फोर्थ लोकसभा इलेक्शंस के तुरंत बाद ही नए एमपीज की शपथ ग्रहण करवाई गई थी। इस वजह से वोट ऑन अकाउंट डायरेक्टली नई लोकसभा के पहले सेशन में ही पास करा लिया गया। ठीक है, तो ये लेम डक सेशन था। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, बस इतना समझो कि लेम डक एमपीज वो एमपीज कहे जाते हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मेजोरिटी पे आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, सब इसमें बताऊंगा मैं। तो ये चीज आप ध्यान से सुनना। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी जो होती है, देखो पार्लियामेंट में जो है अलग अलग तरीके की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है अलग अलग फैसले लेने के लिए। और ठीक है, ये मेजोरिटी जो होती है चार प्रकार की होती है। एक पहली होती है सिंपल मेजोरिटी, दूसरी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, तीसरी होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और चौथी होती है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी के भी तीन टाइप्स होते हैं। ठीक, सिंपल मेजोरिटी का सिंपल टर्म्स में मतलब समझो तो ये इसको साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक, ये हाउस में मौजूद और वोटिंग कराने वाले मेंबर्स की मेजोरिटी होती है। इसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी या फंक्शनल मेजोरिटी भी कहा जाता है। और आर्टिकल 100 के मुताबिक अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग नहीं लिखा है तो पार्लियामेंट में सभी फैसले प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स की मेजोरिटी से होंगे। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स मतलब जो उस समय पार्लियामेंट में कोई अगर चल रहा है, अगर सेशन चल रहा है, तो वहां पे उस समय जो मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे और जो वोट कर रहे होंगे उनकी मेजोरिटी। जैसे सपोज पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट को सेशन, उसमें सपोज 130 मेंबर्स आए हुए हैं लोकसभा में, तो 130 और उसमें से 130 मेंबर्स के जो प्रेजेंट और वोटिंग से होगा जो चीजें होंगी वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगी। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी की जरूरत किन किन केसेस में होती है, तो वो केसेस जो है वो आपको लक्ष्मीकांत में लिखे हुए मिल जाएंगे, वही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, फिर पासिंग ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। ये सारे मोशंस ये कवर होंगे अभी, बस इसके बाद ही। ठीक है, इस लेक्चर के बाद ही ये कवर होंगे, क्योंकि मोशंस भी जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। ठीक, अप्रूवल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। ठीक, उसका फिर अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। और फिर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 93। ठीक है, उसके बाद फिर दो और होती है, वो मैंने डाला नहीं है क्योंकि वो आप खुद ही देखो, थोड़ा लक्ष्मीकांत दीवाने आप खोलोगे। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन, फिर नेशनल इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन का डिसअप्रूवल करने के लिए, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत में आता है। अच्छा, एक और चीज, इमरजेंसी जो है, तीनों तरह की इमरजेंसी, वो एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। ठीक, तो ये सिंपल मेजोरिटी हो गई। तो सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या हुआ कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वही सिंपल मेजोरिटी हो गई। ठीक है, और इसके बारे में आर्टिकल 100 में मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीजें। फिर आई इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, इसको हिंदी में कहो, हिंदी में समझोगे तो ये प्रभावी बहुमत इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हाउस की टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी होती है, लेकिन उसमें इसमें वैकेंट सीट्स काउंट नहीं होती, मतलब जो सीट्स खाली हैं उनको हटा के जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी को इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे राज्यसभा में अगर 245 सीट्स हैं और 25 वैकेंट्स है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी 111 ही होगी। और ये 111 कैसे होगी, 111 ऐसे होगी कि जैसे 245 में से 25 माइनस हो गए तो बचे कितने, तो बचे आपके 220। ठीक है, तो 220 को बाई टू करोगे, तो बाई टू करोगे तो हो गया 110, और 110 में एक और ऐड हो गया तो 111। ठीक है, तो ऐसे 111 आया तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। ठीक, और इसी तरह लोकसभा में अगर 543 सीट्स हैं और 15 वैकेंट हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी 265 की होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत किन किन केसेस में होती है, तो ये तीन केसेस हैं जहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है। एक राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, फिर राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के रिमूवल में, फिर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल में काम आता है इफेक्टिव मेजोरिटी का। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हिंदी में समझे तो पूर्ण बहुमत। इसका मतलब है हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी, चाहे कोई मेंबर एब्सेंट हो या सीट वैकेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी। ठीक है, जैसे राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी, 123 सीट्स, यानी 245 में से 245 बाई टू करोगे,
फिर +1 कर दो। ठीक है, वो राज्यसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी? 272 सीट्स, 543 सीट्स में जो है उस उसको लेकर, क्योंकि अभी करंटली 543 सीट्स ही यूज हो रही है ना, तो इसीलिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी केस के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की अकेले एब्सोल्यूट मेजोरिटी अकेले जरूरी नहीं होता, लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी का एक पार्ट है। ठीक है, जो अभी आगे एक्सप्लेन की गई है। तो अब स्पेशल मेजोरिटी पे आते हैं। स्पेशल मेजोरिटी तीन तरह की होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में विशेष बहुमत। ठीक, स्पेशल मेजोरिटी जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से डिफाइन हुई है। जैसे पहला स्पेशल मेजोरिटी वन जो है, टोटल हाउस की मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स की मेजोरिटी, प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स की मेजोरिटी। ठीक, ये स्पेशल मेजोरिटी पहली हुई। इसका यूज जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में, हाई कोर्ट के जज के रिमूवल में, ठीक, कैग के रिमूवल में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में, फिर नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट्री मंजूरी के लिए। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी वन, ठीक, यानी टोटल हाउस की मेजोरिटी। ठीक, और उसमें 2/3 जो प्रेजेंट है वो वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी। फिर दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी टू। स्पेशल मेजोरिटी टू क्या होता है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, यानी अगर लोकसभा का भी 2/3 ऑफ द मेंबर, टोटल मेंबर, ठीक है, और इसमें राज्यसभा में भी सेम चीज। ठीक, इन दोनों को मिला करके फिर स्पेशल मेजोरिटी काउंट होती है। फिर तीसरी जो होती है, तीसरी तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है, वो राज्यसभा में 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स और वोटिंग की मेजोरिटी। ये राज्यसभा के लिए होती है स्पेशल मेजोरिटी थ्री। ठीक, और इसका काम किस में होता है? नए ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के रिकमेंडेशन में। ठीक, और उसके बाद फिर स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर पार्लियामेंट का लॉ बनाने के में उसमें। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के मेजोरिटी सिस्टम्स हुए जो पार्लियामेंट में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन पे प्रॉपर चेक्स और बैलेंस के साथ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर, ये पार्ट खत्म होता है इस लेक्चर का। इसके बाद में हम आगे देखेंगे मोशंस, जो बहुत और अलग डिवाइसेस जो हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना है। और अभी जो मैंने आपको टू डू दिया है वो लैंग्वेजेस का, वो आपको करना है, उसको कर लो। कर लोगे तो आपके फायदे के लिए ही रहेगा क्लासिकल लैंग्वेज का, क्योंकि मैंने 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस का तो मैंने बता ही दिया है, कौन कौन से लैंग्वेज कब कब ऐड हुए हैं। जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं ध्यान दिया है, वो आप वीडियो को में पीछे जाओ, बैक जाओ, तो रिपीट रिपीट करके फिर से देख लेना। तो इतना करो आप लोग, ठीक है, लक्ष्मीकांत से। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो, हैप्पी स्टडिंग, जय हिंद।